आप लोग मेरे सफीर होंगे, आपको आगरा जाना है। हम चाहते हैं कि लड़ाई के बगैर ही किले पर कब्जा हो जाए। जो लोग किले में मौजूद हैं उन सबकी जान बख्श दी जाए। सुल्तान इब्राहिम की वालिदा को जमुना के किनारे एक जागीर दे दूंगा। सुना है कि इब्राहिम का बेटा काफी तालीम याफ्ता है, अरबी फारसी पर काफी उबूर रखता है। उसे मैं अपने दरबारियों में शामिल कर लूंगा। मैंने ये भी सुना है कि मलिकदाद किरानी भी काफी लायक वजीर है। उसे मैं हिंदुस्तान के पेचीदा मामलात में अपने मुशीर बना लूंगा। उन लोगों से बात करके उन्हें मेरे इन फैसलों का यकीन दिला दीजिएगा और कहिएगा कि अगर उनकी कोई और ख्वाहिश होगी तो इस सिलसिले में भी हत्तुल इम्कान उनकी मदद करने को तैयार हूँ। उन पर वाज़ेह कर दीजिएगा कि किले पर धावा बोलकर कब्जा कर लेने के लिए हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा फौज मौजूद है, लेकिन हम खून खराबे और लोगों के हलाक किए जाने पर, बेवाओं और यतीमों की तादाद में इजाफा करने पर बाहमी मुसालहत को तरजीह देते हैं। मुख्तसर यह है कि आपका काम किले की तस्कीर की बजाय वहाँ मौजूद अफराद के दिलों को मुसख्खर करना, उनका एतमाद हासिल करना है। इब्राहिम लोधी की माँ बेदा पानीपत के मैदान में काम आ जाने वाले बेटे के गम में मातमी लिबास पहनती थी, ताहम उसने हिंदू बेग और ख्वाजा खलीफा से गुफ्तगू के दौरान अपने मफादात की दानिशमंदी और अज़्म के साथ हिफाजत करने में अपने मगमूम दिल और मातमी लिबास को जरा भी रुकावट न डालने दी। ये दोनों बेदा को आगरा छोड़ने के लिए बड़ी मुश्किल से राजी कर सके। शाही आन बान वाली ये मुतकब्बर सिन रसीदा औरत जमुना के किनारे पर बाबर को किले के फाटकों की कुंजियां सुपुर्द करने लगी तो उसकी आंखें तो नम जरूर हो गईं, लेकिन तनतने में जरा भी फर्क न आया। ऐसी उभरी चौड़ी पेशानी, एक दूसरे से जुड़ी हुई ऐसी भवें शायद कहीं पहले भी तो देखी थी। बाबर ने सोचा और उसे अचानक पानीपत का मैदान याद आ गया। कुश्तों के पुश्तों में इब्राहिम लोधी की लाश तलाश कर ली गई थी। रिवाज के बमूजिब सर कलम करके नेज़े पर उठाया गया था और लाकर बाबर के सामने पेश कर दिया गया था। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे खुद इब्राहिम लोधी अपनी मफ्तू माँ की शक्ल में फाते के सामने आन खड़ा हुआ हो। बाबर बुरी तरह बौखला सा गया। उसने अजीब नाकाबिले फहम सी पुरअकीदत खिफ़त महसूस करते हुए उस मगरूर औरत की तरफ देखकर पूछा कि उसकी कोई और ख्वाहिश तो नहीं है। बेदा ने जल्दी से आंसू पोंछकर धीरे से जवाब दिया, मुझे अब और कोई अजियत न दी जाए। बाबर ने अपने दरबारियों से कहा, आप साहिबान इन आली नसब खातून को मेरी मुंह बोलती वालिदा तसव्वुर करके एहतराम करें। दरबारियों ने अपने सरों को खम करके उस शाही हुक्म की तामील पर आमादगी जाहिर की। बेदा ने भी इजहार ममनूनियत के तौर पर पल भर के लिए सर खम कर लिया, लेकिन ये भी कोई न देख सका कि उसकी नम आंखों में नफरत की खंजर की सी चमक नमूदार होकर दूसरे ही लम्हे गायब हो गई। उसे पानीपत की शिकस्त फाश और सुल्तान इब्राहिम के काम आ जाने की खबर मौसूल होते ही ऐसा लगा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। उसकी दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि बेटे की मैयत ही को एक बार देखना नसीब हो जाए, उसकी तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम करे और उसकी कब्र पर जाकर आंसू बहाकर दिल को तस्कीन दे सके। लेकिन आगरा से पानीपत तक तेज रफ्तार घोड़े पर भी पूरे 3 दिनों का सफर था। यही सबब था कि उसके भेजे हुए आदमियों को इब्राहिम की लाश नहीं मिल सकी थी। सिर्फ इतना ही पता चल सका था कि जंग खत्म होने के बाद इब्राहिम का सर कलम करके बाबर के सामने पेश किया गया था। बाबर बेटे की मैयत की इस बेहुरमती की खबर सुनकर मां को कुछ और भी ज्यादा अजियत पहुंची, लेकिन साथ ही साथ उसके सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। हाय मेरे लख्ते जिगर, तुझे दुनिया में कब्र भी न मिल सकी, मुझे तेरी मैयत से भी महरूम कर दिया गया। उसके दिल से बराबर यही आह निकलती रहती थी। वो 5 वक्त की नमाज के बाद यही एक दुआ मांगा करती थी, बाबर को मौत आ जाए परवरदिगार, जिसने मेरे बेटे की जान ले ली, उसे मेरे बेटे की मौत से 1000 गुनी भयानक मौत नसीब हो। बेदा की कनीजें और खादमाएं शहर में सुनी हुई अफवाहें सुना सुनाकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती थीं और अफवाहों की कोई कमी न थी। कहा जा रहा था कि चारे की किल्लत की वजह से बाबर की फौज अपने घोड़ों को किसानों का बचा कुचा गल्ला खिलाने पर मजबूर हो गई और किसानों ने बगावत करते हुए बहुत से गैर मुल्की सिपाहियों का जेलियों और कुल्हाड़ियों से काम तमाम कर दिया। ये भी कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की शदीद गर्मी ने फातिहीन को परेशान कर रखा है और सर्द कोहिस्तानी आबो हवा के आदि सिपाही और घोड़े यके बाद दीगरे दम तोड़ते जा रहे हैं। ये अफवाह भी गर्म थी कि लश्करियों में ताउन और बुखार की वबाएं फैल रही हैं, जिनसे बराबर अमवात वाक़े हो रही हैं। इस तरह की अफवाहों से लोग ये तसव्वुर कर रहे थे कि उनकी दिली मुराद पूरी हो रही है। बेदा ने अपने पोते बहादुर से, जो बाबर के दरबार से वाबस्ता था, ये मालूम करने का फैसला किया कि आखिर इन अफवाहों में कहाँ तक सदाकत पाई जाती है। उसने ये सोचकर कि सिर्फ दादी से मुलाकात के लिए पोते को आने की इजाजत न मिल सकेगी, अपनी एक खादिमा को एक खत के साथ महल भेजा जिसमें कहा गया था कि वो बीमार है और पोते को देखने के लिए बेताब। 17 साला सुल्तान बहादुर फारसी और संस्कृत जबानों से बखूबी वाकिफ था और उसे बाज दस्तावेजात के, जिनकी बाबर को जरूरत थी, तर्जुमे का काम सौंप दिया गया था। फातेह हुक्मरान की खिदमत अंजाम देने के लिए दूसरे मुतरजमीन भी मौजूद थे और बहादुर पर काम करने का ज्यादा बार नहीं डाला जाता था। फिर भी वो फुर्सत के औकात अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजार सकता था।
اس کی حفاظت کی جاتی تھی تاکہ کچھ دن قبل تک کے دشمن کے بیٹے کی کوئی توہین نہ کر دے۔ اس پر نظر بھی رکھی جاتی تھی کیونکہ ڈر تھا کہ کوئی سازشی گروہ سابق سلطان کے اس وارث کو اپنا سرغنہ نہ بنا لے۔ یہی سبب تھا کہ بہادر کو شاز و ناظر ہی محل سے باہر نکلنے دیا جاتا تھا۔ لیکن وزیر محمد دولدائی نے بیدا کا خط پڑھا تو اس نے بابر کی اس ہدایت کے مد نظر کہ بیدا کو اس کی منہ بولی ماں تصور کر کے احترام کیا جائے، بہادر کو دادی سے ملاقات کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ احتیاطاً اس نے بہادر کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کی تعداد دگنی کر دی اور اسی روز محل واپس لوٹ آنے کا سختی کے ساتھ حکم بھی دے دیا۔ بیدا نے پوتے کو اپنے محل کی نیم روشن خوابگاہ میں بلا لیا جہاں وہ علالت کا بہانہ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور نگاہیں چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ بدقت تکیوں کی ٹیک لگا کر کچھ اٹھ بیٹھی اور بہادر سے اپنے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ دیر تک پوتے کی پسینے سے تر پیشانی کو دیکھتی رہی، پھر شکایت کی کہ اس سال قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے اور چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ غیر ملکیوں سے ہمارے ہاں کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے؟ سنا ہے کہ وہ لوگ مر رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، کچھ لوگ مر بھی رہے ہیں، بہادر نے بجھی ہوئی آواز سے جواب دیا۔ سنا ہے ان میں سے بہتوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں نہ ٹھہریں گے، اپنے سرد علاقوں کو لوٹ جائیں گے، یہ بھی سچ ہے کیا؟ بھلا ان کا بادشاہ انہیں ایسا کرنے بھی دے گا؟ غیر ملکیوں کی اکثریت اس کے کہے پر عمل کرتی ہے اور پھر بادشاہ اپنی باتوں سے لوگوں کو قائل کر دینے میں ماہر ہے۔ اس کی خوش بیانی کا کہنا ہی کیا، جو لوگ واپس لوٹ جانے کی خواہش کا کھلم کھلا اظہار کرتے رہتے تھے ان کو بادشاہ نے محل میں طلب کر کے باتیں کی اور اب وہ سب بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے والد کے قاتل کی ستائش کر رہے ہیں؟ بہادر نے فوراً ہی چوکسی کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا تو بیدا نے دھیرے سے پوچھا، تو بیٹے آپ کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے کیا؟ جی ہاں، پوتے نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، مجھے کسی کے ساتھ اکیلے رہ جانے اور بات کر لینے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ ہر وقت لوگ مجھے گھیرے رہتے ہیں، چھپ چھپ کر میری باتیں سنتے ہیں، میں ذرا بھی نکتہ چینی کروں گا تو فوراً ہی بادشاہ تک پہنچا دی جائے گی۔ آپ فکر نہ کیجیے، ہم دونوں کے سوا یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ شاہی محل میں ہمارے آدمیوں میں سے کوئی بھی ہے، یعنی کوئی ایسا شخص جو ہماری خدمات انجام دے چکا ہو؟ جی ہاں، ایسے کئی لوگ ہیں، مثلاً ملک داد کرمانی صاحب، ان کے علاوہ وہ اہل علم جو شاید آپ کو یاد ہو ہمارے قطب خانوں میں کام کیا کرتے تھے۔ دراصل بادشاہ بابر ہمارے آدمیوں کو اپنی طرف جھکا لینا چاہتا ہے، ہندوؤں اور ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کو جیت لینا چاہتا ہے۔ اس نے تو والد مرحوم کے سارے چاشنی گیروں کو بھی بلوایا تھا اور ان میں سے 4 کو اپنے محل میں رکھ لیا ہے۔ اچھا، اور وہ ان کے پکائے ہوئے کھانے بھی کھاتا ہے؟ سنا ہے کہ کھاتا ہے، وہ تو ہندوستانی کھانوں کی تعریف بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے کہ وہ ان کے پکائے ہوئے کھانے بھی کھاتا ہے، بیدا نے اپنے پوتے کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور بڑی پھرتی کے ساتھ پلنگ سے نیچے اتر آئی۔ اس کا دل پہلے ہی کی طرح درد و غم سے معمور تھا، لیکن غم سے پیدا ہونے والی انتقام کی خواہش اب مبہم نہ رہ گئی تھی۔ اسے اپنا مقصد واضح طور پر نظر آنے لگا تھا، بھیانک لیکن بہت واضح، اور اس بات نے بیدا کو نئی توانائی عطا کر دی۔ اگر بابر کو ہلاک کر دیا جائے تو اس کے لشکری یہاں نہ ٹھہر سکیں گے، واپس لوٹ جائیں گے، یقیناً چلے جائیں گے۔ اس نے سوچا، شاشنی گیروں میں سے اگر ایک بھی ہتھے چڑھ جائے تو اسے انتقام کا حربہ بنایا جا سکتا ہے۔ بیدا نے پوتے سے سرگوشی کی، شاشنی گیروں کو آپ نے خود دیکھا ہے؟ جی ہاں، ان میں احمد بھی شامل ہیں۔ بہادر ابھی تک اپنی علیل دادی کے منصوبے کو خاک بھی نہیں بھانپ سکا تھا۔ جی نہیں، چاشنی گیر احمد تو آگرے سے چلا گیا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ اور اس نے ایک بار پھر گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بیدا مسکرا دی، صاحبزادے خاصے بودے ہیں، ویسے بھی ان پر کتنے ہی لوگ نظر رکھتے ہیں، کہیں انہوں نے اچانک بھانڈا پھوڑ دیا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور میرا منصوبہ بھی خاک میں مل جائے گا۔ اس نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ بہادر کو ایسے پرخطر معاملے سے دور ہی رکھے گی۔ وہ ایک بار پھر علالت کا ڈھونگ رچا کر کراہنے لگی، ہائے رے دنیا کتنی مکار ہے تو، جو لوگ کل تک ہماری وفاداری کا دم بھرتے تھے وہ آج ہمارے دشمنوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ ملک داد کرانی، چاشنی گیر، کمبخت سبھی دغا دے گئے۔ ہائے کیسا دل دکھتا ہے، سارا بدن کیسا پھوڑے کی طرح دکھتا ہے۔ خیر میرے عزیز پوتے، آپ ان لوگوں کی خدمت کرنے کا ڈھونگ جاری رکھیے، پر دل میں اپنے والد مرحوم کے وفادار بنے رہیے۔ میں یہی کر رہا ہوں دادی جان، بہادر نے چپکے سے جواب دیا۔ پوتے کے جاتے ہی ملکہ بیدا نے علالت کا ڈھونگ ترک کر کے اور رہ رہ کر کراہنے کا سلسلہ بند کر دیا۔ اسے فوراً کسی وفادار اور دلیر چاشنی گیر کی فکر لاحق ہو گئی جو پیسے لے کر یا پھر انتقامی جذبے کے تحت بابر کو زہر دینے پر آمادہ ہو جائے۔ اس کے ارد گرد فاتحین سے نفرت کرنے والوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ بابر کے سپاہیوں کے ہاتھوں کسی کا بھائی مارا گیا تھا تو کسی کا باپ، بابر کے عہدیداروں نے کسی سے شاندار آمدنی والا منصب چھین لیا تھا تو کسی کو سرے سے کنگال ہی کر دیا تھا۔
बेदा ने जल्द ही पता लगा लिया कि बाबर ने जिन 4 चाशनीगीरों को महल में रखा था उनमें से एक का चहीता छोटा भाई पानीपत की जंग में हलाक कर दिया गया था। लेकिन बेदा ने उससे बराह रास्त बात करने को पुरखतर तसव्वुर किया, क्योंकि उस पर भी बाबर के मुखबिर निगाह रखे हुए थे। सुल्तान इब्राहिम के महल के उन साबिक चाशनीगीरों के साथ काम करने वालों में से सबसे ज्यादा वफादार वही अहमद था जो आगरे से जा चुका था। बेदा ने मालूम कर लिया कि वो अटावा गया हुआ है और एक आदमी भेजकर उसे बुलवा लिया। चाशनीगीर अहमद बेदा के पास आया तो उसका दिल गैर मुल्की हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नफरत से मामूर था, क्योंकि उसे आगरे में वाक़ई उसके मकान और जायदाद से महरूम कर दिया गया था। बेदा ने उसे अपनी जागीर पर नौकर रख लिया, रहने को घर दिया और माहाना तनख्वाह मुकर्रर कर दी। फिर उसने धीरे धीरे बड़े मोहतात अंदाज से चाशनीगीर को शीशे में उतारना शुरू किया। आखिरकार जब अहमद को असल किस्से का इल्म हुआ तो घबरा कर कहने लगा कि ये टेढ़ी खीर उसके बस की नहीं है। लेकिन बेदा ने उसकी हौसला अफजाई की और यकीन दिलाया कि उसे इस मामले में जो किरदार अदा करना है उसमें जरा भी खतरा नहीं है। उसने अहमद से कहा कि तुम्हारा काम उस चाशनीगीर को जिसका भाई पानीपत में हलाक हो गया है राजी करना है और बस, बाकी बातों से हम खुद निपट लेंगे। अहमद की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो शाही महल में दाखिल कैसे होगा, मगर बेदा ने उसकी ये भी तरकीब निकाल ली। उसने अपने पोते से मुलाकात की इजाजत हासिल कर ली और रेशमी कपड़ों की एक बड़ी सी पोटली के साथ उस तोहफे को अहमद उठाए हुए था महल के अंदर पहुंच गई। सिन रसीदा मलिका जब तक पोते से मुलाकात करती रही तब तक अहमद ने उस चाशनीगीर को तलाश कर लिया जो उसका जिगरी दोस्त निकला। दोनों चाशनीगीरों ने अगले रोज किले के बाहर मिलने का वक्त तय कर लिया। एक हफ्ते के बाद अहमद ने बेदा को बताया कि उसका दोस्त भी अपने भाई के कातिल गैर मुल्कियों से नफरत करता है और वो काम अंजाम देने पर राजी हो गया है। मौसम गर्मा के 3 महीनों में गर्मी बढ़ते बढ़ते जेठ के महीने में अपने नुक्ता उरूज पर पहुंच गई। बरसात शुरू होने में अब 1 माह से कुछ कम ही वक्त रह गया था। जमुना के बाएं किनारे पर बाग ज़रफ़शां में अंगूर की हरी भरी बेलें फलने लगी थीं। ये बाग एक ऐसी जगह पर लगाया गया था जहां पहले झाड़ियों के सिवा और कुछ भी न था। दरिया के करीब के नशेबी इलाके को हमवार करके वहां हरात और समरकंद की तर्ज की 4 चमन क्यारियां बना दी गई थीं। संगे मरमर के एक बड़े हाउस और पेचीदा फव्वारों की तामीर का काम भी शुरू करा दिया गया था। बाग की नालियों में शफाफ पानी गुनगुनाता हुआ बहता रहता था। रविशों पर पिछी हुई सुर्ख बजरी पर चलने से बड़ी खुशगवार चुरमुराहट उभरती थी। एक रोज बाबर ख्वाजा कलां बेग, हिंदू बेग, मलिक दाद करानी और अपने मुहाफिज घुड़सवार दस्ते के साथ बाग ज़रफ़शां को देखने गया। इस बला की गर्मी पड़ रही थी कि चिलचिलाती धूप में तपती हुई रकाबों पर बाबर को जूतों के अंदर अपने पैर जलते हुए महसूस हो रहे थे। काश ज़ैन भी, जिस पर मुड़े हुए सोने के पत्थर चमक रहे थे, अंगारों की तरह तप रही थी। छूते ही हाथ जल उठता था। इस सब के बावजूद बाबर नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी के तज़किरे से गुरेज कर रहा था, क्योंकि ज्यादातर बेग मौका मिलते ही हिंदुस्तान की नामवाफिक आबो हवा का रोना रोने लगते थे। उन्हें आगरे में नई इमारत की तामीर और शहर के बाहर नए बागात लगवाने के मंसूबों से खाक भी दिलचस्पी न थी। वो इस बात से तो यकीनन खुश थे कि बाबर साबिक मुमताज लोगों यानी लोधी खानदान के अफराद और लोधी दरबार से वाबस्ता उमरा और रऊसा की जागीरें मोहतात अंदाजे से क्यों ना सही, बहरहाल यके बाद दीगरे जब्त करके अपने बेगों और सिपा सालारों को अता करता जा रहा था। ताहम बेग बाबर के नए इंतजामात से मुतमईन न थे। उन्हें उनकी वफादारी के सिले में जागीरें तो दी जा रही थीं, लेकिन बाबर इन आराजियात को लगान से मुस्तस्ना करके इस तरीके से नहीं दे रहा था जो खुद उनके वतन में राइज था। इसका मतलब यह था कि जिनको नई जागीरें अता की जाती थी उन्हें शाही खजाने में काफी बड़ी रकम जमा करनी पड़ती थी। दूसरी तरफ बादशाह ताजरों से लुत्फ इनायात का सलूक कर रहा था। जिस ताजिर की आमदनी जितनी ज्यादा होती उसे उतना ही कम महसूल अदा करना पड़ता। हुमायूं जानता था कि उसके वालिद ने अपनी तसनीफ मुबीन में भी अपने इस नुक्ता नजर की वजाहत की है। बेगों को इस बात का इल्म नहीं था, और होता भी तो सूरत हाल में क्या तब्दीली वाक़ई होती थी। उनकी खुद पसंदी को ठेस लग रही थी। उन्हें जितने मालो ज़र की हवस थी उतना मिल ही नहीं पा रहा था। और फिर कितनी वबाले जान साबित हो रही थी अजनबी हिंदुस्तान की आबो हवा भी। ख्वाजा कलां समेत बहुत से बेग किसी न किसी तरकीब से, किसी न किसी बहाने से बराबर अपने वतन काबुल व गजनी की सर्द आबो हवा की तारीफों के पुल बांधते रहते थे। कहते रहते थे कि परवरदिगार जल्द अज जल्द किसी तरह वहां लौट जाने की कोई सूरत निकाल दे। बाबर ने एक सिन रसीदा मेमार की तरफ इशारा किया जिसके सर पर छोटी सी दस्तार थी और जिस्म पर हल्का कुर्ता। इन्हें पहचाना आपने? उसने ख्वाजा कलां से पूछा। अंदजान वाले फजलुद्दीन है ना? जी हाँ, मैंने इन्हें काबुल से बुलवा लिया है। अपने मेमार और नक्काश बेटे के साथ यहीं आ गए हैं। हम जिस बाग को देखने चल रहे हैं वो इन्हीं की निगरानी में तैयार हुआ है। अगर ये सिन रसीदगी के बावजूद, सिपाही की जिंदगी के आदी न होने के बावजूद इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर हम फौजी लोग क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? लेकिन आलिजा, कुछ लोगों को
ऐसी शदीद गर्मी जरा भी रास नहीं आ रही है। कल जैसे ही लू चलने लगी वैसे ही मेरे 3 सिपाही यके बाद दीगरे घोड़ों से नीचे गिर पड़े और शाम होते हुए चल बसे। खुदा की यही मर्जी थी, आखिरी वक्त आन पहुंचा था। लू तो सिर्फ एक बहाना बन गई उनके इंतकाल का। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बाबर ने आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा और फौरन ही उन्हें झुका लिया। इतने में फजलुद्दीन सामने आकर कोर्निश बजा लाया। बाबर ने उससे कहा, खुदा करे आप कभी भी न थकें। मीरे इमारत, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए, इंतजाम कर दिया जाएगा। आलीजा, हमें हाथियों और उनसे काम लेने के लिए माहिरों की जरूरत है। धौलपुर से बड़े बड़े पत्थर लाने हैं जिन्हें बड़े और मजबूत अराबों पर सिर्फ हाथी लाद सकते हैं। बाबर ने हिंदुस्तानी मामलात के अपने मुशीर मलिक दाद किरानी से कहा, मलिक दाद साहब, क्या जंगी हाथियों को जमाना अमन के कामों के लिए सिधाया जा सकता है? जी हाँ आला हजरत, हाथी बहुत ही अक्लमंद जानवर होता है। हिंदुस्तान में इसे महज जंग के लिए ही नहीं बल्कि आम कामों के लिए भी सिधाया जाता है। दूर दराज मवाजे से हाथी और उनके महावत यहाँ लाए जा सकते हैं। नहीं, हम ये काम एक और तरीके से निकाल लेंगे। हमें लड़ाइयों में हाथियों को इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन पानीपत और उसके बाद की जंगों में जो माल हमारे हाथ लगा है उसमें हाथी भी शामिल हैं। उन्हें इमारत साजी के कामों के लिए सिधाया जाना चाहिए। मलिक दाद साहिब, आज आप आज ही हमारे इस हुक्म से इन हाथियों के महावतों को मुत्तला कर दीजिए। खादिम आपका यह हुक्म फौरन ही बजा लाएगा आलीजा। मलिक दाद उसी वक्त शहर जाने लगा, लेकिन बाबर ने उसे रोक दिया। एक काम और कीजिए, शहर शहर गांव गांव मनादी करा दीजिए कि हम इब्राहिम लोधी की सारी दौलत को जो हमें मिली है तामीरात और मुल्क के हालात को बेहतर बनाने पर सर्फ करेंगे। सरेआम अच्छी तरह ऐलान कराइए ताकि सबको मालूम हो जाए। और फजलुद्दीन साहिब, आपको जितने मेमारों की जरूरत है उतने ही मौजूद हैं ना? जी हाँ, फिलहाल काफी मेमार मौजूद हैं। बाज दुश्वारियां अलबत्ता पेश आ रही हैं। आलीजा का इरशाद है कि मरमरी महल और पत्थरों के बड़े बड़े हौज की तामीर साल भर में मुकम्मल हो जानी चाहिए। खास काम पत्थरों को तराशने और उन पर नक्काशी करने का है, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त दरकार है। अगर हम इस फन के कुछ और माहिरीन का इंतजाम कर दें तो। दरअसल शाह आली, मैं खुद भी यही दरखास्त करना चाहता था। हिंदुस्तान में ईंटों और काशनियों के बजाय जिनका इस्तेमाल हरात और समरकंद में किया जाता है, पत्थरों और मरमर का इस्तेमाल बेहतर रहेगा। ये बताइए कि हमारे यहाँ की तामीर के सिलसिले में कुल कितने संग तराश काम कर रहे हैं? सिर्फ आगरे में उनकी तादाद 680 है। सीकरी, धौलपुर और दूसरी जगहों पर काम करने वाले संग तराशों को मिलाकर मजमुई तादाद 1490 हो जाती है। बहुत हैं। बाबर मुतमईन होकर मुस्कुराया। अमीर तैमूर समरकंद में आलीशान इमारत तामीर करा रहे थे। तब उन्हें अलग अलग मुल्कों से तकरीबन 200 कारीगरों की खिदमत हासिल थी। मशहूर मौर्रिख मौलाना शरफुद्दीन अली यज़दी ने इस तादाद को बेमिसाल करार दिया था। लेकिन हिंदुस्तान कारीगरों के मामले में इतना शानदार और मुतमव्विल है तो हमें सैकड़ों बल्कि हजारों संग तराशों और नक्काशों को काम के लिए मदऊ करना चाहिए। जी हाँ, उन्हें जबरदस्ती कैदियों की तरह काम पर नहीं लगाएंगे बल्कि मदऊ करेंगे। मलिक दाद साहिब, हमारी सल्तनत के तमाम शहरों में मुनादी करा दीजिए। सबको मालूम होना चाहिए कि जो मेमार हमारे यहाँ काम करने आएंगे उन्हें इतनी ज्यादा उजरत दी जाएगी जितनी हिंदुस्तान में अब तक कभी नहीं दी गई। परवरदिगार को खुश और अजमत इस्लाम को नुमायां करने के लिए मुसलमानों और हिंदू कारीगरों को यकसा मुशाहरे दिए जाएंगे। उन्हें यकसा हैसियत हासिल होगी। जितने भी मेमार और कारीगर हमें अपने कामों से खुश कर देंगे उन सबको हमारी सरपरस्ती हासिल होगी। मलिक दाद करानी शहर को लौट गया। बाकी बेग बार बार उस मखसूस शाही कश्ती को जो उस जगह से कुछ ही दूर पर जमुना में लहरों पर हलकोरे खा रही थी, हजरत भरी निगाहों से देख रहे थे। बाबर को जेरे तामीर इमारात और बागात के मुआयने के बाद दरिया में सैर करने के लिए उसी कश्ती पर जाना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बादशाह को वहां पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वो मीरे इमारत को पूछने लगा कि हम्माम का गुंबद कैसा होगा, उसकी अंदरूनी आराइश कैसी होगी, नीज ये कि महल और दरिया की दरमियानी जगह में क्या बनाने का फैसला किया गया है। इसकी अंदरूनी दीवारों पर सारे मावरन नहर में मशहूर अजीम अलग बेग के हम्माम की तरह रंग बरंग संगे मरमर की पट्टियां लगाई जाएंगी। फजलुद्दीन ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। गुंबद समरकंद के उस हम्माम के गुंबद से कुछ बड़ा होगा। दीवारें मजबूत सख्त पत्थर की बनाई जाएंगी। जैसा कि आलीजा बखूबी जानते हैं, संगे मरमर में एक अजीब सिफत यह होती है कि अंदर से ना ज्यादा गर्मी को बाहर निकलने देता है और ना ही बाहर से अंदर दाखिल होने देता है। इसीलिए हम्माम की संगे मरमर से पटड़ियां मौसम गर्मा में, जबकि ठंडक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बड़ी कारआमद साबित होंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन इस हम्माम को जरा जल्द ही मुकम्मल कराइए, वरना ये चलचलाती धूप हमें झुलस कर खाक कर देगी। लेकिन ये गर्मी खुद आपको परेशान नहीं करती क्या? करती क्यों नहीं शाह आली, लेकिन मैं इसे झेलता रहता हूँ। दरअसल आपका ये खादिम ऐसी शानदार इमारतें अंदजान में तामीर करने के ख्वाब देखा करता था, पर वो तो ख्वाब ही रह गए। मैं उम्मीद करता था कि ऐसी इमारतें समरकंद और हरात में तामीर कर सकूंगा। इन इमारत के नक्शों पर 30 बरसों तक गुबार की तहें जमती रहीं, कागजात जर्द पड़ गए।
अब लग रहा है कि मेरी जिंदगी के ये ख्वाब मेरे वतन से बहुत दूर आगरे में हकीकत बनने जा रहे हैं।